करते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में पहले अपन समझ लेते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके हिसाब से कितना पोर्शन मतलब कि जेई में आने के चांसेस है और आगे चैप्टर्स में इसका क्या स्कोप है। रिलेटिव मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि तुम समझ लो कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा मांगता है। पिछले के दो चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन और ये जो हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा। बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हमें उसमें देखना पड़ेगा, वन डायमेंशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशन मोशन। और ये रिलेटिव मोशन क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन तक को भी ये कवर कर लेता है। तो रिलेटिव मोशन में हम लोग बेसिकली थ्री डायमेंशन मोशन में या फिर किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, दिस इज रिलेटिव मोशन। और इसका चैप्टर में एप्लीकेशन काफी ज्यादा होता है। बेसिकली ये जो तीन चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ये तीन चैप्टर का इम्पोर्टेंस दूसरे चैप्टर में काफी ज्यादा है। बराबर, अगर तुम्हें ये सब नहीं आता है तो समझ लो दूसरे जैसे कि मान लो कौन सा इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट में प्रोजेक्टाइल मोशन का मिक्स्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, है ना। तो ज्यादातर इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिविजुअली इंडिविजुअली प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन बने ऐसा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन सभी चैप्टर के कंपैरिजन में दूसरे 11th में ही दूसरे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसका वेटेज जे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है, ना के बराबर आने के चांसेस है। लेकिन हाँ, दूसरे चैप्टर्स में इसको इंक्लूड तो कर ही दिया जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि रिलेटिव मोशन इस साल में आया था। इस साल के अगर 2020 का पेपर निकाल के देखोगे तो उसका रिलेटिव मोशन आया था। इस साल का तो पेपर ही थोड़ा अजीब हो गया था। सो 40%, मैंने बताया था 40% जो थे तुम्हारे वो सिर्फ 12 से पूछेगा और 60% 11 से पूछेगा, 60%। जबकि हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि 60% 12 से पूछा जाता है। तो इस बार तो काफी अजीब पेपर आया था। तो होप सो कि आगे ऐसा कंटिन्यू नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। और फिर से पेपर वो नए तरीके से डिजाइन करके देगा। तो जनरली नहीं आते हैं रिलेटिव मोशन, अगर आ गया तो भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब तो कुछ आता ही नहीं, सर ने तो बोल दिया तो आएगा ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं बस एक चांसेस बता रहा हूँ। चलो रिलेटिव मोशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक चीज तुम जानते ही हो कि रिलेटिव मोशन में हमें क्या चीज चाहिए होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम लोग करने क्या जा रहे हैं, रिलेटिव मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं हम लोग किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी आदमी सपोज बोला कि ये जो कार है ये आगे की डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया कि दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये किसी ने तो स्टेटमेंट दिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। जिसने भी इसे देखा और देख करके कमेंट करा कि दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर से हम लोग काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकाल सकते हैं। पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या बोला कि दिस कार इज मूविंग with the speed of 50 मीटर पर सेकेंड। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ द कार with respect to observer 1 is 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, स्टेशनरी था, या फिर ये भी मूव कर रहा था, क्योंकि 50 मीटर पर सेकेंड इज नॉट एब्सोल्यूट। दिस इज रिलेटिव टर्म। ऑब्जर्वर ने देखा तो वो बोला, लेकिन ऑब्जर्वर के बारे में कोई कमेंट नहीं है कि वो रेस्ट पे था या फिर वो मूव कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है कि ऑब्जर्वर किस जगह पे है। तो जिस जगह पे उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वर के बारे में, उसे हम लोग पहले पढ़ लेंगे। फ्रेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट है उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये एक
कंटेनर में बैठा हुआ है, ट्रक में बैठा हुआ है, या फिर कोई भी चीज में जो बैठा हुआ है उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ट्रेन के अंदर होगा तो ट्रेन बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्ट पे बैठा है तो कार्ट बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सॉरी। कालीन पे बैठा है तो कालीन बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा चेंज होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आ गया वो तीन तरीके से, तीन अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला, या तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे हो, और जैसे ही मैंने टर्म यूज किया रेस्ट, तो समझ लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड को एक हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया कि हाँ ये रेस्ट पे है, और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बातें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अगर रेस्ट पे हुआ तो वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो। फिर दूसरा हम लोगों ने अगर कंसिडर करें तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। फिर आएगा हमारा यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वो बढ़ने लगेगा, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये तीन तरह के मोशन बेसिकली डिफाइन किए जा सकते हैं। अगर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, जैसे कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो और इसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके हिसाब से फिर डिफाइन किया जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एनएलएम में काम आएगा। तो एनएलएम में हम इसको और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे बस काम का है अभी। तो ऑब्जर्वर के बारे में और क्या चीज जानना है, ऑब्जर्वर कोई भी हो उसके पास हमेशा एक वॉच होता है, घड़ी, एक क्लॉक होता है या फिर वॉच होता है, जिसको वो हमेशा देखता है और अपने टाइम के हिसाब से वो बताता है। इसका मतलब t इज इक्वल टू जीरो ऑब्जर्वर के हिसाब से होगा। दूसरा, ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है। तीन चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर एट t इज इक्वल टू जीरो, कोई भी स्टेटमेंट दिया तो वो t इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, दूसरा मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, दूसरा ये कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर वो ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है। ऑब्जर्वर इज assumed to be at rest with respect to himself। ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट पे मानेगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, मैं तो रेस्ट पे हूँ। लेकिन मान लो कि ये एक कार पे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकेंड से, फिर भी ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, मैं रेस्ट पे हूँ, और खुद को रेस्ट पे मानते हुए दूसरों का वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक कार है जो कि 70 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये खुद को रेस्ट पे बता करके इसकी वेलोसिटी बताएगा, ऐसा वो मानता है। ठीक है। तीसरा क्या चीज है,
वो हमेशा अपने साथ एक एक्सिस लेकर के चलता है। इट states the position of other particle with respect to himself। क्योंकि जैसे तुम मान लो किसी लोकेशन पे खड़ा हो, है ना, मान लो कि तुम चर्च गेट पे खड़े हो, ठीक है, और उस जगह से तुम बोलोगे कि स्टेशन का रास्ता बताने के लिए, तो हमेशा क्या बोलोगे कि अगर चर्च गेट से तुम्हारे बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो बोलोगे 5 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, और तुमने अपने आप को एक एक्सेस डिनोट कर दिया, और फिर तुमने बोला कि 5 किलोमीटर इधर से चले जाओ। डायरेक्शन अलग चीज है कि उस डायरेक्शन में जाना है। तो ऑब्जर्वर भी यही करता है कि ऑब्जर्वर हमेशा खुद को एक ओरिजिन मान करके चलता है, और खुद को एक एक्सिस मान के चलता है, और अपने एक्सिस के हिसाब से वो दूसरे के पोजीशंस को बताता है। वो अलग बात है कि ये खुद किसी और एक्सिस पे होगा, है ना, या फिर वो किसी और कोऑर्डिनेट पे होगा, वो अलग चीज है। तो इस तीनों चीज को हम लोग याद रखेंगे, टाइम, एक्सिस, और खुद को वो रेस्ट पे मानता है। अब आगे चलते हैं। आगे काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है, जैसे कि हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़े थे, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो भी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन सबके सामने रिलेटिव लगाओ। तो पहला रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। तो मैं इस चीजों को थोड़ा जल्दी स्किप करूंगा, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें पता ही होगा। एक्स, वाई, टू एक्सिस में देख लेते हैं। अगर मान लो कोई भी पॉइंट ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है, दिस ओ ए। ये ओ, तो ओ ए विल बी कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो x1 कामा y1। इसे लिखा जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और मान लो कोई भी पर्सन था जो ए पे था, और ए से चलते 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 वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x2 कामा y2। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ये है, तो मुझे ये निकालना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो ऐसा करता हूं, मैं ओ ए को आर ए बोल देता हूँ, ठीक है। आर ए कितना हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। दूसरा एक और वेक्टर बन रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट। तो इसे मैं आर बी बोल लेता हूं, और इसे आर ए। तो आर बी कितना हो जाएगा, वेक्टर लिख लेता हूं, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। और मुझे क्या निकालना है, ये s निकालना है, किसने डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना किया, वेक्टर फॉर्म में। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर वो a से b गया, तो पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू आर बी माइनस ऑफ आर ए। और अगर तुम्हें ये नहीं भी आता हो, तो भी काम चल जाता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है ना, तुमने बचपन में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। तो पढ़ा है, तो क्या लगा सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बोलो। ओ ए वेक्टर प्लस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, है ना। मुझे क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर। अब दोनों वेक्टर्स के वैल्यू को पुट करो, मतलब इनफैक्ट सभी के। ए बी वेक्टर क्या है, आर बी ए, और ओ बी वेक्टर क्या है, आर बी।
और ये क्या है ए। तो तुम्हें नहीं भी पता होता तब भी तुम इस चीज को निकाल सकते थे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सिंपल सिंपल सी चीज है, तुम्हें पता ही होगा। ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो फिर से अगर कोई भी आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया तो मैं बोलूंगा पोजीशन, क्योंकि ऑब्जर्वर इस जगह पे है और वो बी को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर खुद को क्या मानेगा? ओरिजिन। और खुद को अगर ओरिजिन माना तो अपने हिसाब से वो बताएगा बी का पोजीशन क्या है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू आर बी माइनस ऑफ आर ए। ठीक है। और चाहे तो हम लोग इसको डिफरेंट फॉर्म में भी कर सकते थे। ये एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस विल बी डेल्टा एक्स, दिस विल बी डेल्टा वाई। और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और कोई ए पे ऑब्जर्वर होगा तो खुद को ओरिजिन पे मान करके वो इस बी पॉइंट का पोजीशन बताएगा। तो पोजीशन क्या बताएगा? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अगर इस जगह पे वैल्यूज को पुट करो तो ये वही आने वाला है, एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन आई कैप प्लस ऑफ वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। यही आने वाला है आर बी। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो इस जगह पे भी यही है वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर। और ये कुछ ऐसा हो जाएगा अगर तीन दे रखे हैं एक्सेस से। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि इसका लेंथ कितना होगा, ये जो लेंथ चला उसने तो वेक्टर फॉर्म में था, लेंथ कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। खैर ये सब सिंपल सा चीज था, मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह नहीं दे रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी वन डायमेंशन में अलग होता है और टू डायमेंशन में अलग होता है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। पहले वन डायमेंशन देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें कि हम लोग वेलोसिटी को निकालना सीखेंगे। अगर तुम्हारा ये चीज अच्छे तरीके से निकालना आ गया ना तो समझ लो कि तुम्हारा रिलेटिव मोशन काफी इजी हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना अच्छे तरीके से सीखना है। तो पहले वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। वन डायमेंशन तो अभी हम लोगों ने ऊपर के फॉर्मूलेज देखे, डेट आर पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू आर ऐसा, या फिर इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी माइनस ऑफ एक्स ऑफ ए, या फिर y ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू वाई बी माइनस ऑफ y। ये भी लिखा जा सकता है इंडिविजुअल में। तो मैंने क्या करा, अच्छा इसी को वेक्टर फॉर्म में ले लिया तो एक कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। इस पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा ये? क्या दे देगा ये? वेलोसिटी, है ना? दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू velocity of b with respect to a is equals to velocity of b minus velocity of a।
ये सिंपल सा एक फार्मूला निकल के आ गया, और फिर इसे हम लोग यूज कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन, या फिर इन द कंबाइंड फॉर्म। तो कंबाइंड फॉर्म में होगा तो 2 डायमेंशन बन जाएगा, और अगर सिंगल एक्स डायमेंशन में यूज करेंगे, एक्स डायरेक्शन में यूज करेंगे, तो वो 1 डायमेंशन का हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर समझ में आ जाएगा। मान लो 3 पर्सन है ए बी सी, ये इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये 50 से जा रहा है। बता रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम लोग इसे आराम से कर लोगे। क्या करना है, जैसे कि मान लो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालने वाला है, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर लेना, जो कि जनरल स्टूडेंट करते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से कराऊंगा। तो करना क्या है, मैं अभी ये वाला कर लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ सी वेक्टर फॉर्म में देखेंगे इसको, सी कितना हो जाएगा 30 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, इट इज 50 आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ ए -40 आई कैप। क्योंकि सभी आई कैप के डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ प्लस और माइनस कभी कभी यूज कर लेते हैं। 30 प्लस में होगा और ए का -40 होगा, आई कैप को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, इसके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, बेसिक सा चीज। इट विल बी वेलोसिटी ऑफ सी इज 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 50, पुट कर लिया, कितना आ गया ये -20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सी का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बी है, तो इसका मतलब बी कौन है, ऑब्जर्वर है। बी ऑब्जर्वर है और सी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको दूसरे फॉर्म में करूंगा, देखो। हाँ, अब मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह पे 3 ऑब्जर्वर है, 1 2 3, और ये ए, ये बी, और ये सी, ये 30 और ये 50 और ये 40। तो ऑब्जर्वर कौन है, बी, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, और मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी ऑब्जर्वर है तो वो क्या मानेगा, खुद को रेस्ट पे मानेगा, तो बी मस्ट बी एट रेस्ट। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बी तो 50 से जा रहा है, इसको रेस्ट पे लाने के लिए मुझे एक वेक्टर पीछे के डायरेक्शन में डालना पड़ेगा 50 का। मेरी बात समझ में आई क्या, रेस्ट पे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे एक पीछे की डायरेक्शन में 50 का वेक्टर देना पड़ेगा ताकि ये रेस्ट पे आ जाए। तो मैंने एक एक्स्ट्रा वेक्टर इधर 50 दिया है, तो दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट पे मुझे एक 50 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, हर एक। तो अब विथ रेस्पेक्ट टू बी बना, और ये जो ऑब्जेक्ट है ए, इसका स्पीड इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जर्वर बी है जो कि रेस्ट पे है, और इसका जो स्पीड हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तुम देखो, एक कैलकुलेशन से सभी का विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी बता दिया। यहाँ पे -20 आया, माइनस का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर खुद को एक एक्सिस मान लिया है, और उसका पॉजिटिव इधर होगा और उसका नेगेटिव इस तरफ होगा। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन तो यही होने वाला है।
तो नेगेटिव डायरेक्शन में 20 के स्पीड से जा रहा है और तुमने उसको इजीली बता दिया। और इससे हम लोग आसानी से डायरेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कब वो जाकर के उससे मीट करेगा कि नहीं करेगा या दूर भागेगा। ये सारी चीज़ हम लोग इससे आसानी से देख सकते हैं। समझ में आएगी क्या बात? तो हम लोग हमेशा यही काम करेंगे कि जो भी ऑब्जर्वर दिखेगा उसको पहले रेस्ट पे लेकर के आएंगे। जैसे कि अब माना है ए, दोनों केस में ए के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मांगा है, तो इस बार तो बी रेस्ट पे था, इस बार विथ रेस्पेक्ट टू ए करेंगे। तो ए को अगर रेस्ट पे लाना है तो ये कितने से जा रहा था, 40 से जा रहा था, और ये इधर 50 से जा रहा था, और ये इधर 30 से जा रहा था। अगर ए को रेस्ट पे लाना है, ए बी सी, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में 40 का वेक्टर देना पड़ेगा। तो इनफैक्ट हर एक ऑब्जेक्ट पे 40 इस डायरेक्शन में तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो ऑब्जर्वर ए है वो रेस्ट पे आ गया है, और ये जो बी है उसका नेट स्पीड अब कितना हो गया ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में, 90, और इसका कितना हो गया, 70। तो ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 90, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 70, और सभी प्लस में होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है? और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, -90। अब 2 डायमेंशन में चलते हैं। तो 2 डायमेंशन में भी यही काम करना है मुझे। जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला 1 डायमेंशन एज वेल एज 2 डायमेंशन दोनों के लिए लग सकता है। ठीक है, वेक्टर दे दिया ना मैंने। टू डायमेंशन का एग्जांपल करते हैं। तो इस जगह पे एक बर्ड है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। इस जगह पे ट्री है, इस जगह पे एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, कार के रेस्पेक्ट में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री with respect to bird and find the velocity of car with respect to bird। निकाल के बताओ। चलो देखो इसको करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू सी निकालना है ना, तो पहले केस के लिए सी को ऑब्जर्वर बनाना है और उसको रेस्ट पे लाना है। तो सी अगर मेरा ऑब्जर्वर बना और इसको रेस्ट पे लाया तुमने, तो ये तो पहले 5 से जा रहा था, तो इसको रोकने के लिए मुझे 5 इधर डालना होगा। इनफैक्ट हर एक पे 5 इस तरफ डालना होगा। ट्री भी होगा तो उस पर भी 5 इस तरफ डालना होगा। लेकिन बर्ड के पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, तो उसको मैं शो कर देता हूँ। और निकालना कुछ किसका है, वेलोसिटी बर्ड का। तो वेलोसिटी ऑफ ये किसके रेस्पेक्ट में चले गए, विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार कितना हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट मुझे निकालना होगा बस। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5 ऑलरेडी इस तरफ है, 5 का कंपोनेंट लेंगे, इधर आ जाएगा 5 cos 37, और इधर आ जाएगा 5 sin 37। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5 + 4, और इस तरफ आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 9 i कैप माइनस के डायरेक्शन में, और ये 3 j कैप प्लस के डायरेक्शन में। और तुमने इधर से वेक्टर फॉर्म में तुरंत ही आंसर निकाल दिया। अदरवाइज क्या करना पड़ता, अदरवाइज करना होता वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी।
ऐसा करना होता। और वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में तुम लिख लो, बर्ड का वेलोसिटी तुम्हारा माइनस ऑफ 5 cos 37 है और प्लस 5 sin 37 जे कैप है। देखो जब वेलोसिटी निकालते तो ओरिजिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर, है ना। पोजीशन के लिए ओरिजिन की जरूरत है, वेलोसिटी निकालने के लिए ओरिजिन की जरूरत नहीं है। हाँ बस, हाँ इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लेना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम कर लेना। क्लियर। हाँ हाँ, रिजल्टेंट निकाल लेना। तो जैसे वेलोसिटी ऑफ सी वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो हो जाएगा 5 i कैप। तो इधर से करा होता हम लोगों ने तो यहाँ से भी आंसर यही आता, ये आई कैप का सेम आंसर आता। ठीक है। सेम वे में हम लोग ट्री के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ट्री तो हमारा रेस्ट पे है और बर्ड मूव कर रहा है, तो पहले विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड करना होगा। विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड इस डायरेक्शन में 5 से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 37। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर देना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ 37। तो इनफैक्ट हर एक ऑब्जेक्ट पे ये लग जाएगा, कार पे भी इनफैक्ट। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अभी देख करके लग रहा होगा टफ है, नहीं, जब मोशन को एनालाइज करेंगे ना इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अब ये विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड हो चुका है और बर्ड हमारा रेस्ट पे आ चुका है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड कितना हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, which will be 4 I cap minus of 3 J cap. Velocity of the car with respect to the bird कितना हो जाएगा, ये 5 तो ऑलरेडी इधर है, 5 का कंपोनेंट लो, 5 cos 37, ये हो जाएगा 9 I cap माइनस ऑफ 3 J cap। एक चीज और है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार इज बेसिकली माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। ठीक है। ये क्या हो गया है, 180 डिग्री से तुमने रोटेट कर दिया है वेक्टर को, और कोई बात नहीं है। तो ये दोनों चीज मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसीलिए ये चीज को देखो तुम और इसे देखो, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। दिख रहा है। हाँ, तो ये सिंपल सा वेलोसिटी हो गया 2 डायमेंशन में। इसमें एक और चीज आता है, डेट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसे समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे। इवन जे में भी क्वेश्चन आ चुका है, एरोडोम में भी क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वन डायमेंशन के लिए पहले देखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है। लेट से ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है लेट से 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, बोलो क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। ऑफकोर्स घट रहा है। तो ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं या फिर सेपरेट हो रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके लिए डिफाइन किया गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और
क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड भी इस डी को कम करना चाहता है, तो इसे हम लोग प्लस में यूज करेंगे। और ये 10 मीटर पर सेकेंड भी इस डी डिस्टेंस को कम करना चाहता है, इसीलिए इसे भी प्लस मिलेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन ऑलवेज मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है, और इसको दूसरा तरीका निकालने का ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल लो तुम, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लो, that will be also same, और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी। फर्स्ट केस ऐसा है, सेकंड केस कैसा होगा, लेट्स से इस बार बॉल के डायरेक्शन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये बी बॉल है और ये ए बॉल। तो बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये दोनों सेपरेट करना चाहता है, तो इसे बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में, क्योंकि अब सेपरेशन है तो जो सेपरेट कराना चाहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे अप्रोच कराएगा जो उसे पॉजिटिव लेंगे। तो ये 10 क्या कराना चाहता है, सेपरेट कराना चाहता है, तो इसे +10 लेंगे। ये 5 क्या कराना चाहता है, अप्रोच कराना चाहता है, तो इसे -5 लेंगे, ये हो जाएगा 5। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और चाहो तो तुम इसे फिर से निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर ऐसा। मैग्नीट्यूड लेना है जब भी हम लोग रिलेटिव लेंगे तो इस तरीके से ढेर सारे केसेस बन सकते हैं ना, टोटल 4 केसेस इसके बन सकते हैं। सारे केस को क्या दिखाना है, एक बार फिर से वेलोसिटी को रिवर्स कर लेता हूँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसी डायरेक्शन में है। बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो ये सेपरेट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 10 क्या कराना चाहता है, सेपरेट कराना चाहता है, तो प्लस में लेंगे। 5 क्या कराना चाहता है, सेपरेट कराना चाहता है, कैसा ले लेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड। तीसरा हो गया, और ये लास्ट, ये 5 से इधर और ये 10 से इधर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, कम हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे, और अप्रोच वाला जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। और हर एक केस में जो टाइम लगेगा इन दोनों को मीट करने के लिए वो इतना लगेगा, t इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन, जहाँ पे जो चीज़ है हर एक केस में। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा इसके सेपरेशन हो रहा है ना, तो इस केस में तो मीट ही नहीं करेगा, अप्रोच वाले केस में देखेंगे ये सेपरेशन, या अप्रोच वाले केस में। ऐसा समझ में आया क्या, टू डायमेंशन जो है, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच टू डायमेंशन लास्ट में जाकर के देखेंगे, इस जगह पे बस अभी इतना ही देखेंगे। और इस पे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं, पहले एक्सलेशन देख लेते हैं, रिलेटिव एक्सलरेशन। तो रिलेटिव एक्सलरेशन के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला, डिफरेंशिएट कर लो, एक्सलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्सलेशन ऑफ बी माइनस ऑफ एक्सलेशन ऑफ ए, ये फॉर्मूला है और इसको यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन से फॉर्मूलेज हम लोग यूज करेंगे उसे देख लेते हैं। एक तरह का मोशन होता है एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म।
दोनों के लिए देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में बातें हो रही है तो इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, और मैं बोलूंगा एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। नॉर्मल केस में बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी। या फिर इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेट एस इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू टी। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जिसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और अभी हम लोग मान रहे हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए रिलेटिव इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो भी फॉर्मूला हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में लगाते थे एग्जैक्टली वैसा ही लगाएंगे, लेकिन सब में रिलेटिव लग जाएगा। जैसे कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है, तो इस जगह पे हम लोग लिखेंगे v रिलेटिव, u रिलेटिव एंड a रिलेटिव। a रिलेटिव इंटू टी, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा, तीसरा, और भी फॉर्मूलेस होते हैं, मैं तीन ही बता रहा हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा। वी स्क्वायर, तो ये रिलेटिव का स्क्वायर होगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। तीसरा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यू रिलेटिव इंटू टी हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब इन सभी फॉर्मूलेस को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इवन यूज किया जा सकता है, जिससे कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं एक स्टेप में। इवन जेई में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन इस पर, that v vector minus u vector is equals to a into t। बताओ सेकंड वाला कैसा होगा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बोलो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर ऐसे नहीं होता है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। हाँ, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों के बीच में होता है डॉट प्रोडक्ट। कौन सा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो वी स्क्वायर बन गया, मैग्नीट्यूड दे देगा ना। क्यों एंगल रहेगा, क्यों एंगल रहेगा, इंस्टेंटेनियस, जैसे v और v की बात करो तो दोनों v के बीच में एंगल तो होगा ही नहीं। मैं u और v के बीच में एंगल दे सकता हूँ, लेकिन u और u के बीच में एंगल कैसे होगा, v और v के बीच में एंगल तो नहीं हो सकता ना। हाँ, क्योंकि v स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड बन जाएगा वो। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और इसके फॉर्मूले हम लोग फिर अब देख लिए, और भी फॉर्मूलेज होंगे। एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बाद एस इक्वल्स टू बी प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है, वो सारे लग सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे समझ में आते जाएगा। तो एग्जाम्पल करते हैं पहले एक यूनिफॉर्म का, कि एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये जो बॉल है ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। तो बताओ कितने टाइम के बाद मीट करेगा, और पोजीशन
ए से, अगर मैं पॉइंट पी बोलूँ इसे, तो पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे वो मीट करेगा, दोनों चीज फाइंड आउट करना है, एक्स एंड टाइम। होगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, ये सिंपल सा यूनिफॉर्म मोशन है, तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी होगा। एस रिलेटिव कितना है, 60 है, मतलब कि किसी एक को स्टॉप कर दो। और वी रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आर इंटू टाइम। 60 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, 25 इंटू टी। सो टी इज इक्वल टू 60 अपॉन 25, इतना सेकेंड लगेगा। समझ में आया क्या? या फिर अब इसको करने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें सेकेंड मेथड तो तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं कि हाँ सर ये तो वही चीज़ है ना, ऊपर जो लिखा है। हाँ एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन देखने का तरीका अलग है। क्या है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, और ये इस डायरेक्शन में 5 से जा रहा था और इस डायरेक्शन में ये 20 से जा रहा था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60। तो मैंने क्या किया, बॉल ए को रोक दिया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बॉल ए। बॉल ए को अगर मैं रोक दूंगा, तो रोकने के लिए क्या करना होगा, इस तरफ 5 देना होगा और इस पे भी 5 इस तरफ आ जाएगा। तो ये बॉल ए अब रुका रहेगा और ये कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन बॉल बी मूव कर रहा है अब 25 मीटर पर सेकेंड से, और क्योंकि इन दोनों को मीट करना है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 कवर करके आएगा। कौन, 25 ही कवर करेगा, क्योंकि ये तो बैठा हुआ है रेस्ट पे। तो एक्चुअल में मोशन ऐसा हो रहा है कि तुम इसके ऊपर एकदम छोटा सा इंसान बन करके बैठ जाओ, ठीक है, और तुम एक ऑब्जर्वर हो तो खुद को क्या मानोगे, रेस्ट पे, और तुम्हें लगेगा कि ये बॉल ही है जो कि मेरे तरफ चलते हुए दौड़ते हुए आ रहा है और मेरे साथ टक्कर किया। मैंने तो चला ही नहीं, बॉल बी ही टक्कर खाया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो ये तुम मोशन को जब फील करने लगोगे, तब तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये हर 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 एक जगह पे, हर एक जगह पे, दूसरे जगह पे आराम से इसके ऊपर चींटी बन करके बैठ जाओ और फिर इसको देखो बढ़िया से। तो ये तुम्हें खुद ही खुद पता चलेगा कि ये बॉल भी जो है वो तुम्हारे तरफ आते जा रहा है। और ये कॉन्सेप्ट को तुम शिप पे अप्लाई करना, काफी अच्छे तरीके से तुम्हें मोशन दिखेगा, इवन समझ में आएगा। जब 2 डायमेंशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन का क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी एक को रोक करके दूसरे का मोशन को एनालाइज करना। तो अब तो ये रुक चुका है बॉल ए, और ये बॉल बी 25 से आ रहा है, और सिंपल सा ये रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन बन गया। एस इज इक्वल टू वी टी, दैट 60 इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज 25 इंटू टाइम। सो टाइम कितना लगेगा, 60 डिवाइड बाय 25। इतना टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को मीट कर लेगा। तो टाइम पता चल गया। अब मैं वापस से ग्राउंड के फ्रेम में आ गया, और मुझे पता है कि इधर से कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और जा करके मीट करेगा इस लोकेशन पे। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 5, और टाइम कितना लगा, 60 डिवाइड बाय 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या?